हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 2 दिन के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, 16 मई और 17 मई के करंट अफेयर को। साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि आज से लर्निंग बुक पे हर करंट अफेयर की लास्ट स्लाइड जो होगी उस पर स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन लिखा होगा, साथ ही साथ उनके सामने उनका आंसर लिखा होगा। मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के और आंसर नहीं बता दिया जाएगा, उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा उन क्वेश्चन को जितना मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि आपके क्वेश्चंस तैयार हैं करंट अफेयर के, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी। जीके में आपको जीके के इसी करंट अफेयर वीडियो में 360 डिग्री का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फेलोशिप रिसर्च योजना में संशोधन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री कौन है? किसी भी मंत्रालय में 2 मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरा राज्य मंत्री। तो जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है, इसके कैबिनेट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय धोत्रे हैं। संजय धोत्रे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। सरकार द्वारा जिस रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना है, इसमें संशोधन किया गया है। क्या है कि जो रिसर्च करने चाहते हैं उनको गवर्नमेंट जो है फेलोशिप देती है, यानी कि उनके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना है। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया? इसमें तो देखिए, एक बदलाव किया गया कि सबसे पहले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में अनुसंधान और नवाचार प्रभाग को बनाया जाएगा। दूसरा बदलाव ये किया गया कि पहले अगर आपको ये रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करना होता था तो आपको गेट का जो स्कोर था ये मिनिमम 750 नंबर चाहिए होता था। गेट स्कोर मिनिमम 750 था, जिसे सरकार ने अब घटाकर 650 कर दिया। यानी जो बच्चे 100 नंबर कम तक पाते थे, यानी पहले जो 650 नंबर पाता था वो पीएम प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, लेकिन अब 650 और उससे ऊपर पाने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और है इसके साथ। क्या है ये क्राइटेरिया? है कि अगर आप सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से हैं तो आपके CGPA का क्राइटेरिया तो नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से नहीं है, किसी राज्य फंडेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए CGPA 8 या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी राज्य के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना का लाभ उठाना है तो आपको 650 अंक या उससे ऊपर लाना होगा। साथ ही साथ आपका जो एकेडमिक CGPA है वो 8 हो या 8 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो कि पहले क्या था, पहले 750 गेट स्कोर था और 8 CGPA था। अभी क्या हो गया, जो राज्य सरकार की इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है उनके लिए अब ये 650 हो गया और 8 CGPA हो गया। अगर आप सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से जैसे IITs, NITs या फिर वो बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सब से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये 8 CGPA का क्राइटेरिया भी अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए सिर्फ और सिर्फ गेट का क्वालिफाइंग स्कोर 650 चाहिए होगा प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप का लाभ लेने के लिए। और अगर आप राज्य सरकार के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, 650 अंक, और साथ ही साथ एकेडमिक में 8 CGPA चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में आयकर नियमों 1962 में 44G में संशोधन किया है। CBDT का अध्यक्ष कौन है? CBDT के हमारे अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि PC मोदी। ऑप्शन C, PC मोदी CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुआ क्या कि देखिए, अभी तक भारत और किसी अन्य देश के बीच व्यापार के दौरान जब भी कोई टैक्स संबंधी विवाद होता था तो CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जो निर्णय दे दिया जाता था वो अंतिम और मान्य निर्णय होता था। पर अब CBDT ने
व्यापार संबंधी किसी भी विवाद, व्यापार में टैक्स संबंधी किसी भी विवाद को हल करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को महत्व देगा। यानी अब आपसी समझौते के तहत भी मामलों को हल किया जाएगा। टैक्स संबंधी विवाद है, अगर वो किसी अन्य दूसरे देश की व्यापारिक कंपनियों के साथ टैक्स संबंधी कोई विवाद है तो सीबीडीटी अब उनको हल करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी महत्व देगा। इससे क्या होगा कि देश में जो विदेशी कंपनियां व्यापार के लिए आती हैं उनको एक सुलभ माहौल प्रदान होगा और अपने देश में वो आएंगी तो हमारे देश की इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसी को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 9100 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम का जो विधानसभा है यहाँ पे कुल 32 मेंबर हैं। सिक्किम के विधानसभा में कुल 32 मेंबर हैं। सिक्किम में जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो नाथुला पास है, यानी कि नाथुला दर्रा जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है। तिस्ता रिवर भी सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सिक्किम, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम जो है उसने भी अभी हाल ही में जो है अपना बजट पास किया। इन्होंने जो बजट पास किया है वो 1,03,762 करोड़ रुपए का बजट पास किया असम ने। और इस बजट का मुख्य बात क्या था कि इन्होंने नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी में 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त साझेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जो नुमालीगढ़ में ऑयल रिफाइनरी है उसमें असम सरकार ने इस बजट में एक लक्ष्य रखा है कि उसमें 15,000 करोड़ की अतिरिक्त साझेदारी हासिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला भारतीय शहर कौन सा है? सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला भारतीय शहर मुंबई है। साथ ही साथ दो और भी इंटरनेट से संबंधित अभी आंकड़े आए हैं, उनको भी मैं बता दे रहा हूं आप सभी को, जबकि ये क्वेश्चन में पहले कवर किए जा चुके हैं। जो पुराने वीडियोस देखते होंगे उन्हें बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो पहली बार देखते हैं उनके लिए वो फर्स्ट टाइम होता है। इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र के लोगों की तुलना में 10% अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक डाटा तो ये आया है। दूसरा डाटा ये आया है कि सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में चाइना पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे और अमेरिका तीसरे स्थान पे है। तो इंटरनेट से संबंधित यहाँ 3 क्वेश्चन कवर किए गए। एक पहला ये है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में सबसे पहले नंबर पे कौन सा भारतीय शहर है? ये मुंबई है। दूसरा ये कि इंटरनेट उपयोग के मामले में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 10% अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के शहरी क्षेत्र के मुकाबले। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे यूएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत की सबसे बड़ी निकासी योजना की शुरुआत की है। इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। देखिए, ये तो एक हवाई योजना है जिसमें हवा के रास्ते यानी कि एयरवेज से लेके आया जाएगा। एयर इंडिया की 67 उड़ानें इसमें 15,000 से अधिक लोगों को 12 देशों से अधिक से कवर करती हुई भारत में लेके आएंगी। कोविड-19 महामारी के दौरान जो लोग फंस गए हैं दूसरे देशों में, ऐसे 15,000 लोग हैं जो भारत वापस आना चाह रहे हैं। ये विभिन्न 12 अलग अलग देशों में फंसे हैं। तो एयर इंडिया की 67 उड़ानें, इनको कई चरणों में इन अलग अलग 12 देशों से लेके भारत वापस आएंगी। साथ ही साथ समुद्र सेतु, जो मालदीव में फंसे हैं हमारे 1000 भारतीय नागरिक, उनको लाने के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्र सेतु योजना चलाई जा रही है। ये मालदीव से 1000 लोगों को समुद्र के रास्ते वापस लेके आएंगे। श्रमिक एक्सप्रेस भारत सरकार द्वारा चलाई गई, जो अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य के हैं और किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको अपने गृह राज्य में पहुंचाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस चलाया गया है। तो देखिए, एयरलाइन के थ्रू जो लाए जा रहे हैं वो वंदे भारत मिशन है। जो समुद्र के रास्ते मालदीव से लाए जा रहे हैं वो समुद्र सेतु मिशन है। जो अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं और उन्हें उनके गृह
गृह राज्य में पहुंचाया जा रहा है ये श्रमिक एक्सप्रेस यानी ट्रेन के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं वो बस के द्वारा भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उनके गृह जनपद या गृह ब्लॉक गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारें भी उठा रही हैं। तो सारे जितने हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, एयर, वाटर, ट्रेन, बसेस, ये सारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया? स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है चेचक बीमारी के लिए। चेचक में क्या होता है कि इंसान के शरीर पे दाने पड़ जाते हैं और वो दाने साथ ही साथ तेज बुखार भी आता है, और इसी के उन्मूलन दिवस की 40वीं वर्षगांठ पे यूनाइटेड नेशन के डाक एजेंसी द्वारा एक टिकट जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट अनुमान के अनुसार अनुमानित सकल बाजार ऋण को वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमानित 7.80 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसे केंद्र सरकार ने 7.08 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, यानी कि अब अतिरिक्त 4.20 लाख करोड़ रुपए ऋण देने के लिए दिया जाएगा। ऐसा सरकार ने कोविड-19 के कारण जो राजस्व में अपेक्षित कमी आई है उससे निपटने के मद्देनजर किया है। इसके जरिए सरकार अब बाजार में अधिक और भी ज़्यादा ऋण को देगी। इससे क्या होगा कि लोग ऋण लेंगे, मतलब कि लोगों को लोन मिलेगा, लोन के जरिए लोग सामान को खरीदेंगे और फिर जो लोन लेंगे उस पर कुछ इंटरेस्ट, उस सामान से अपना कुछ, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का सामान ट्रक खरीद रहा है तो ट्रक से वो अपनी कमाई तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो इससे गवर्नमेंट का खजाना बढ़ेगा और जो फ्लो है मनी का वो मार्केट में बढ़ेगा, जिससे जो मंदी का दौर है उससे उभरने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए 7.80 बजट पहले लाया गया था, लेकिन अभी कोविड-19 के दौरान 4.20 लाख करोड़ और भी दिया गया ऋण बांटने के लिए। तो अब 7.80 से ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर रुपए को किसके साथ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है फ्यूचर के लिए? देखिए ये क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय मामले की कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांधीनगर गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिफ्ट, के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रुपए और डॉलर के ऑप्शन के साथ ट्रेड करने की छूट को लॉन्च किया है। यानी कि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है गुजरात के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में। वहाँ से अब हम डॉलर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ रुपए के साथ भी कर सकते हैं। यानी डॉलर और रुपए के फ्यूचर और ऑप्शन को लॉन्च किया है किसने? निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए आधारित गोल्डमैन सैक्स समूह के अनुसार वित्त वर्ष 21 के लिए संशोधित भारत की जीडीपी का अनुमान क्या है? देखिए अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले 0% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन मतलब ये अप्रैल माह में इन्होंने 0% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बताया था, लेकिन अभी इन्होंने भारत की जीडीपी को माइनस में प्रोजेक्ट किया है। इनके अनुसार, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, जो यूएसए की एक फाइनेंशियल कंपनी है, इसके अनुसार भारत का जो प्रेजेंट वित्तीय वर्ष में यानी वित्तीय वर्ष 2021 में ग्रोथ होगा वो होगा 0.4%, माइनस 0.4% का। यानी इन्होंने पहले 0% बोला था अप्रैल में, और जो अभी मई में जो इन्होंने डाटा लॉन्च किया इसमें माइनस 0.4% बोल दिया। होता क्या है कि ये कंपनियां फ्री होती हैं, एजेंसियां फ्री होती हैं, ये कभी भी अपने प्रिडिक्शन को चेंज कर सकती हैं। तो
उसी के तहत इन्होंने चेंज किया है। इंडिया के जीडीपी के लिए जितनी भी इंटरनेशनल और इंडियन एजेंसी द्वारा जो भी प्रिडिक्शन किया गया है, उसके लिए मैंने 12 मई के करंट अफेयर के वीडियो की लास्ट स्लाइड में आपको पूरा एक चार्ट बनाकर दे दिया है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, 12 मई के करंट अफेयर को वीडियो को। उस वीडियो में ये 0% लिखा हुआ है गोल्डमैन सैक्स का। तो अब क्या है कि ये अप्रैल का डेटा था, मैंने वहाँ पे कवर किया था। अब इन्होंने फिर मई में इसको 12 मई को चेंज कर दिया, तो फिर क्या हो गया, अब ये -0.4% इन्होंने प्रिडिक्शन किया। तो जिन लोगों ने इसको नोट किया है उसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको एक पूरी एजेंसी की भी लिस्ट मिल जाएगी, आप टाइम टू टाइम उसको खुद भी अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो अपडेट आपको बताते ही रहेंगे, तो फिर अभी जाके आप सभी उसको अपडेट कर लेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्त वर्ष 21 में भारत की जो संशोधित जीडीपी है वो -0.4% है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के चरण द्वितीय के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ये कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत भारत की वायुसेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक सेना के लिए 37 हवाई क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होगा। हमारे रक्षा मंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं तथा रक्षा मंत्री के जो राज्य मंत्री हैं वो श्रीपद येसो नायक हैं। श्रीपद येसो नायक ही हमारे आयुष मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी एल्सा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एल्सा कॉर्प एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में मदद करती है। साथ ही साथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को भी, लोगों का जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है उसे भी इम्प्रूव करती है। इसके जो इंडिया सार्क कंट्री के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये आजिक रहाणे हैं। एल्सा का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। तो अजिक रहाणे एल्सा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। एनिमल हस्बेंड्री के लिए वर्तमान में मंत्री कौन है? एनिमल हस्बेंड्री के लिए वर्तमान में जो मंत्री हैं ये गिरिराज सिंह हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुजफ्फरनगर बिहार है। अभी कुल 5 श्रेणियों में स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैनल में पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 3 श्रेणी प्रमुख हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पे उन्हीं के विजेताओं के नाम आपको बता रहा हूँ। एक था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की श्रेणी जिसमें कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज को मिला है पुरस्कार। एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन यानी कि जो दूध में मिलावट होती है उसको दूर करने के लिए जो पुरस्कार मिला है वो मिला है वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी मुंबई को। ब्रीड इंप्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन यानी कि जो नस्लें होती हैं जानवरों की उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए आदिश टेक्नोलॉजी बेलगांव कर्नाटका को पुरस्कार दिया गया है। तो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के वर्तमान मंत्री गिरिराज सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका आधारित कराइकल समूह ने किस भारतीय पशु स्वास्थ्य देखभाल कंपनी में 1587 करोड़ में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? जो अमेरिका आधारित कराइकल समूह की कंपनी है इसने भारत की पशु स्वास्थ्य देखभाल करने वाली कंपनी सिक्वांट साइंटिफिक लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी हासिल की है। कराइकल समूह ये अमेरिकन कंपनी है, सिक्वांट साइंटिफिक लिमिटेड ये भारतीय कंपनी है। ये भारतीय पशु स्वास्थ्य देखभाल की कंपनी है सिक्वांट साइंटिफिक लिमिटेड। इसके 74% हिस्सेदारी को खरीदा है अमेरिका की कराइकल समूह की कंपनी ने। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट शेयर हैं, जैसे फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.9% शेयर को खरीद लिया है। विस्टा इक्विटी ने भी
रिलायंस जियो के 3.2% शेयर को खरीदा है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो वहाँ का चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसने भारत के HDFC बैंक के 1.01% शेयर को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने मई 2020 में $3.35 बिलियन में किस कंपनी में अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेची है? इसको समझिए पहले। देखिए, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की कंपनी है। इसकी 5.7% हिस्सेदारी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये इंडियन कंपनी है। इसमें ब्रिटेन की ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन की 5.7% हिस्सेदारी थी। इसने अपनी हिस्सेदारी को मई में बेच दिया है। किसको बेचा है इसके बारे में अभी ये पता नहीं चला है, यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ के शेयर को किस कंपनी ने खरीदा है इसके बारे में अभी पता नहीं चल सका है। सिर्फ अभी के लिए आप ये करिए कि इसे याद करिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो 5.7% हिस्सेदारी थी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन की, उसने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनोसेफ सॉल्यूशंस किस भारतीय IIT में स्टार्टअप ने रोगाड़ रेधु वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ की शुरुआत की है? एनसेफ एक वॉशेबल फेस मास्क है, इसकी शुरुआत की है IIT दिल्ली ने। ये क्या है कि एनसेफ को हम 50 बार तक धुलाई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नैनोसेल्फ सॉल्यूशंस ये IIT दिल्ली का ही स्टार्टअप है। इसी के द्वारा एनसेफ मास्क का नाम है, इसको बनाया जा रहा है। एनसेफ मास्क वॉशेबल है, इसे 50 बार तक धुलाई करके इस्तेमाल किया जा सकता है। IIT रोपड़ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए वार्ड बॉट बनाया था, यानी कि एक रोबोट बनाया था वार्ड बॉट नाम से। ये मरीजों को उनके वार्ड में ही जाके खाना और दवाइयों को पहुंचाता है। IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है ये। तो इससे क्या है कि डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोविड-19 के मरीजों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं। वार्ड बॉट विकसित किया IIT रोपड़ ने, और एनसेफ मास्क को विकसित किया है किसने? IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरंड ने। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी वाइफ मेघन मार्कल की ये जीवनी है। ये जो पुस्तक है ये ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी वाइफ मेघन मार्कल की पूरी जीवनी है। और ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरंड जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ये लोग क्या हैं? ये लोग रॉयल फैमिली के पत्रकार हैं। मतलब वहाँ की जो सूचनाएं पत्रकारों को मिलती है वो इन्हीं दोनों लोगों द्वारा दी जाती है। और ये पुस्तक 11 अगस्त को रिलीज होगी अमेजोन पे। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 के लिए विषय क्या है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के लिए जो इस साल की थीम थी वो थी पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ें। पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ें, यही इस वर्ष का विषय था। इस वर्ष के लिए थीम था वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? ये पक्षी किसी दूसरे रीजन यानी किसी दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये अपना माइग्रेशन करते हैं। उस क्षेत्र को छोड़ के पूरा कॉन्टिनेंट ही बदल देते हैं। और प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की ज़रूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया से आती है, भरतपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रत्येक वर्ष ठंडक के सीजन में, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट हो जाता है वो साइबेरियन क्रेन के लिए हार्श हो जाता है, वो उस क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए ये इतनी लंबी उड़ान भर के राजस्थान के भरतपुर तक आ जाती हैं ठंडक के सीजन में।
तो इस वर्ष का जो थीम था वो था पक्षी हमारी दुनिया से जुड़े। और ये लास्ट स्लाइड आज की है जिसमें कुछ स्टैटिक जीके को कवर किया जाएगा। पहला स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे सफ़ेद बाघ पाया जाता है, जो पूरे विश्व का ये इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सफ़ेद बाघ पाया जाता है। ये इसका कुछ पोर्शन बांग्लादेश में भी है और ज़्यादातर पोर्शन बांग्लादेश में और कुछ पोर्शन हमारे इंडिया में भी है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के ने जिस राज्य में पाया जाता है उसे वो राज्य कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। देखिए, जब जनगणना की गई बाघों की 2019-20 में, तब इसमें 96 वाइट टाइगर गिनती के किए गए थे, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में सुंदरबन टाइगर रिजर्व में कुल 96 वाइट टाइगर मौजूद हैं। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इसे कई बार करंट अफेयर कराते समय बताया गया है कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? अभी हाल ही में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च काफ़ी चर्चा में रहा है। कोविड-19 की वजह से इसने काफ़ी कार्य किए हैं, इसलिए इनके महानिदेशक का नाम हमें याद होना चाहिए। ये आगे आने वाले समय के एग्ज़ामों में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये हैं शेखर सी मांडे। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी सिक्किम में है। कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। तो ये स्टैटिक जीके के आज के आपके 4 वन लाइनर हो गए थे और उधर क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नए वीडियो में नए करंट अफेयर नए स्टैटिक जीके के साथ। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।